स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन वायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हम जो बात कर रहे हैं, पहले तो आपको ये साउंड के बारे में बता देता हूँ। देखिए, शिव तेरस का बड़ा ही भव्य त्यौहार आता है ये सावन में। तो ये हमारे यहाँ पर टेम्पल जो है भगवान शिव का, तो उसकी ये आपको आवाज़ आ रही है। क्लास के साथ साथ आप भजन का भी आनंद लीजिएगा, जैसे मैं ले रहा हूँ वैसे आप भी लीजिएगा, क्योंकि इस आवाज़ को हम रोक नहीं सकते हैं और हम में ना ही इतना सामर्थ्य है। ठीक है, चलिए। और ना ही हम कभी प्रयास करेंगे, क्योंकि हम स्वयं ईश्वर भगवान को महान व्यक्ति मतलब ईश्वर हैं, गॉड है, और मैं हमेशा इनकी प्रेरणा लेता हूँ, इनसे प्रार्थना करता हूँ, इनके आगे शीश झुकाता हूँ भगवान शिव। तो इसलिए आवाज़ आ रही है टेम्पल से। आपको मुझे लगता है कि इतना इशू नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं अपना समय न गवाते हुए पॉलिटी का सेशन। क्विक रिवीजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स, और लाइक सब्सक्राइब यही आपकी हमारी और ताकत है, मोटिवेशन की क्षमता के रूप में काम करता है। हमें अगर बूस्ट की तरह काम करता है और आपको बूस्ट की तरह काम करता है तो ये क्लास है। रियल में आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि मुझे बड़ा एंजॉय और मैं बहुत आनंद के साथ में पढ़ाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जितना हो सकूं आपसे कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें उपलब्ध करा सकूं, क्योंकि समय कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको कवर करनी है। तो इसीलिए ये मैंने कॉम्प्रहेंसिवली तरीके से क्विक रिवीजन की क्लास तैयार की है, ताकि आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और अदर बिहार पीसीएस व अदर स्टेट्स, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, उसके लिए बड़ा ही सफिशिएंट और उपयोगी साबित हो। और अन्य जो छोटी मोटी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, उसके लिए जो जीएस का पोर्शन है आप यहाँ से कवर कीजिए, और ये ऑथोराइज्ड आपको मिलेगा। और इसके अलावा कई ऐसी क्लासेस आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहेंगी। सॉरी। आइए, लास्ट क्लास में हमने पॉलिटी में जो आपसे चर्चा किया था, अगर मैं उसकी बात कर लूँ, लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था गाइस आपसे कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध करवा दिए गए हैं, एक क्लासेस में हमने वो किए थे, और उसके बाद में डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ लास्ट क्लास में कवर करवाए गए थे। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा, नहीं देखा है तो क्लास को एंजॉय कीजिएगा, और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की क्लास चल रही है उसको भी एंजॉय कीजिएगा। आज हम देखेंगे संघ की कार्यपालिका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए सर, आइए देखते हैं, एंजॉय के साथ करते हैं, एंजॉय लेकर के आप पढ़ते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, हमें आपके साथ में चीज़ें होंगी। सबसे पहले सर यहाँ पर बताया गया है राष्ट्रपति महोदय के बारे में। किसके बारे में सर? राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। आप थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसको देख रहे हो आप कहाँ से लिया गया है, कंटेंट देख रहे हो, दृष्टि का है सर। ठीक है, चलिए देखिए, राष्ट्रपति, मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ट्रिक याद कर लीजिएगा। ट्रिक याद है, निर्वाह कार्य यो समा, निर्वाह कार्य यो समा, लिख लीजिएगा, निर्वाह कार्य यो समा। निर्वाह से मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा 1 सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए थोड़ा सा इसको समझिएगा। ठीक है, निर्वाह, NIR, निर्वाह कार्य यो समा, यो समा। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सर, देखना जरा, पूरा राष्ट्रपति इसमें कंप्लीट है, पूरा राष्ट्रपति सर। ट्रिक के साथ में क्लासें होंगी आपकी, ट्रिक के पॉलिटी आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा सर। देखिए, निर्वाह कार्य यो समा, निर्वाचन क्या है सर, इसमें है आपका निर्वाचन। ठीक है, निर्वाह कार्य, निर्वाह, ठीक है, निर्वाह कार्यकाल, योग्यता, शपथ, समा है ना, शपथ, और माँ से महाअभियोग सर, महाअभियोग आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। इट्स क्लियर या नो? चीज़ें क्लियर होगी होंगी। तो निर्वाह कार्य यो समा। अब एक एक करके मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ सर। क्या कर लेता हूँ? एक एक करके आपसे चर्चा कर लेता हूँ। देखिए 52 में क्या बताया गया है, पहली बात तो इसको देखिए। 52 में बताया गया, अनुच्छेद 52 में कहा गया है, सारे अनुच्छेद मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता ना करें, सारे अनुच्छेद आपको बताऊंगा सर, ठीक है। देखिए
अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पहली बात, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद किस में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में बताया गया है। क्लियर? अनुच्छेद 52 में बताया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में बताया गया है कि एक राष्ट्रपति होगा। कौन होंगे? प्रेसिडेंट्स होंगे भारत के। वहीं 53 में क्या बताया गया है? 53(1) में बताया गया है, कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब जो संघ है वो काम करेगा तो वो किसके तहत काम करेगा? वो राष्ट्रपति के तहत काम करेगा। वो सारी की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति से ली जाएंगी सर, ठीक है, राष्ट्रपति के अंतर्गत होंगी। संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब देखो अधीनस्थ अधिकारी क्या होंगे? संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, और 74 में अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 44, तो उससे क्या था 42 में, तो उसके लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसके निर्णय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होते हैं। राष्ट्रपति उसके निर्णयों को स्वीकार करना होता है सर, और उनके अनुसार ही काम करता है। अगर राष्ट्रपति को कुछ करना है, किस पर सिग्नेचर करना है, कैसे करना है, उसके लिए मंत्री परिषद होती है सर पूरी, और उसी के कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वो आप देखोगे काम करवाते हैं। इट्स क्लियर? चलिए सर, ये इसकी समय समय पर हेल्प करते रहते हैं। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचित होता है। कैसे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से निर्वाचन गण हेतु चुना जाता है। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में आप और हम वोट देते हैं? नहीं सर। कौन देता है? हमारे द्वारा चुनकर गए जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, वो वोट देते हैं। ठीक है, बात करेंगे कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन होते हैं सर इसमें? लोकसभा और राज्यसभा के कहीं ना कहीं जो निर्वाचित सदस्य नॉमिनेट मेंबर नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। उसके साथ साथ राज्य की विधानसभाओं, यूटीज़ की 2 ली गई हैं, पुडुचेरी और दिल्ली, ठीक है, और उनके आप देखोगे निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उपराष्ट्रपति में नॉमिनेट करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में ये हो गया। इस पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, तो इसमें जो सदस्य होते हैं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि जो लोकसभा, जो राज्यसभा है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के तहत काम करते हैं। उसके तहत उपराष्ट्रपति भी सुन लीजिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनके सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों, नॉमिनेट हों, परंतु जो संसद है उसके सारे सदस्य, सारे मतलब नॉमिनेट मेंबर और आपके निर्वाचित जो इलेक्टेड मेंबर हैं और नॉमिनेट मेंबर, दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेट मेंबर कौन होते हैं? जैसे साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि से होते हैं। राज्यसभा में जो उच्च सदन होता है उसमें 12 सदस्यों को आप देखोगे राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। पहले 2 सदस्य लोकसभा में आते थे, एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, परंतु 2019 के बाद में उसको समाप्त कर दिया गया है। वो आप देखोगे लोकसभा से भी और राज्य की विधानसभाओं से भी। विधानसभा में 1 होता था। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए सर, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आपको अधिक से अधिक चीज़ें दे सकूँ कम समय में। ठीक है, अब आप वो चीज़ पढ़ेंगे, मैंने आपको 2 मिनट 1 मिनट में सारी चीज़ें बता दी, यही चीज़ें आपको याद कर लेनी है, याद रखनी है। उसके साथ साथ आप देखोगे यदि राष्ट्रपति का चुनाव समय की किसी विधानसभा के कुछ स्थानीय खाली हैं या किसी राज्य विधानसभा भंग है तो राष्ट्रपति का चुनाव बाधित नहीं होगा, और जो सदस्य उस समय विधानसभाओं में हैं उन्हीं के मतदान का पर्याप्त समझा जाएगा। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने टेस्ट सीरीज में भी इस क्वेश्चन को देखा है, और एक एग्जाम में मैंने कोई से स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में इसको एक स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को देखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर विधानसभाएं नहीं हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव फिर भी होगा, वो बाधित नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए, उसके बाद आता है राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की अर्हता। 58 में, संविधान के अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं उसके बारे में बताया गया है। 2 चीज़ें हैं सर, आपको ध्यान में रखना है। पहला, भारत का नागरिक हो, दूसरा, पागल दिवालिया ना हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो। ऐसा नहीं है कि देखो अमेरिका में वंश के आधार पर नागरिकता को डिसाइड किया गया है, वही व्यक्ति अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति बन सकता है जो वंश के आधार पर, जिसकी वहाँ पर बर्थ हुई हो, जिसने वहाँ पर जन्म लिया हो। ठीक है, वो व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में भारत का नागरिक हो, चाहे उसने जन्म इस दुनिया में कहीं भी लिया हो, लेकिन नागरिक भारत का हो। ठीक है, और वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। दूसरी बात, पागल दिवालिया न हो। तीसरी बात, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
ठीक है, किसकी? लोकसभा। आप देखोगे राज्यसभा का सदस्य या फिर संसद का सदस्य, संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, मतलब कि 35 वर्ष आयु उसकी हो चुकी हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को रखा जाता है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य, ठीक है, देखो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और भारत सरकार या किसी सरकार राज्य सरकार के स्थानीय प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद आज तक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में नहीं पता चला है। देखो बड़ा रोचक तथ्य आपको बता दूं, जान करके बड़ी हैरानी होगी। सबसे ज़्यादा अगर सैलरी इस देश में अगर मिलती है किसी को तो लगभग 4 लाख कुछ हज़ार रुपये राष्ट्रपति को मिलते हैं सर। यहाँ पर ये नहीं है मेरा उद्देश्य कि आपको एक इन्फॉर्म देनी है, लेकिन सर राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है। सांसद को ठीक ठाक रुपए मिलते हैं सर, एक साल में लगभग 5 करोड़ रुपए मिलते हैं विकास को लेकर के PMP-LID के तहत, ठीक है, वो विकास के लिए मिलते हैं 5 करोड़ रुपए। राज्यपाल की ठीक ठाक सैलरी है, उपराष्ट्रपति की ठीक ठाक सैलरी है, एक आप देखोगे पद की ठीक ठाक सैलरी है, लेकिन सर वो लाभ के पद नहीं है। लाभ के पद क्या है आज तक कोई डिफाइन नहीं कर सका है, लेकिन उसमें ये बता दिया गया है संविधान में, लक्ष्मीकांत में भी आपको मिलेगा कि कोई सांसद है, विधायक है, राज्यपाल है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, ये सब हो लेकिन लाभ का पद ना हो, ये लाभ के पद नहीं है, उसने ये सब कहा गया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, आप देखोगे अगर उसमें है, ठीक है, MLA है तो वो लाभ के पद नहीं है, उपराज्यपाल है लाभ का पद नहीं है, उपराष्ट्रपति है लाभ का पद नहीं है, प्रधानमंत्री है लाभ का पद नहीं है, चीफ मिनिस्टर है किसी राज्य का लाभ का पद नहीं है, मतलब ऐसे लाभ के पद नहीं है। अब पता नहीं कौन से उसमें बताया गया है कि वो लाभ के पद है, लेकिन लाभ के पद के प्रयोजन के लिए भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, केंद्र या फिर राज्य सरकार के किसी मंत्री को लाभ का पद धारक नहीं समझा जाएगा। समझ रहे हो, आप कोई मंत्री हैं या फिर आप राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हैं, तो ये लाभ का पद नहीं है, ठीक है। चलिए, और पता नहीं कौन से लाभ के पद हैं, चपरासी है क्या, पता नहीं कौन सा लाभ का पद है। चलिए, भारत का राष्ट्रपति होने के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जैसा कि अमेरिका में है, और यदि नागरिकता अर्जित हो तो भारत का राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी हो सकता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं व विवादों को, देखो जो शंकाएं होती हैं, जो भी विवाद होते हैं निर्वाचन से रिलेटेड, तो उसके लिए एक संस्था है सर हमारे यहाँ पर, जिसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 124 में उसके बारे में खूब चर्चा डिटेल में की गई है, हम बात कर लेंगे वहाँ पर। तो उसको इनको एक तरीके से समाधान करवाने का, सुलझाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है, उसके पास शक्ति है, ठीक है। फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। जो उसने क्या दिया, अटल है, अमर है, अजर है, ठीक है, वो पलट सकता है, वो ही पलट सकता है और कोई नहीं पलटेगा। संविधान के अनुच्छेद 71(3) में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। बिल्कुल, वो तो कानून बनाती है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, संसद को तो अधिकार दिया गया भाई। हमारे यहाँ पर एक संस्था है, बड़ी संस्था है, जो नियम कानून बनाती है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए देखिए, प्रत्याशी को आप देखोगे 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, मतलब कि ऐसे व्यक्ति हों जिन्होंने प्रस्तावित कर दिया हो कि हम इस व्यक्ति को चुनना चाहते हैं, अनुमोदन कर दिया हो कि हम इस व्यक्ति को चुनना चाहते हैं, 50 हों, और उस व्यक्ति को जो लड़ेगा उसको सर RBI के अंदर अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, RBI में, और 15,000 रुपये उसको क्या करने पड़ेंगे, उसमें जमा करने पड़ेंगे। अगर वो व्यक्ति एक्स व्यक्ति हारता है राष्ट्रपति का चुनाव, तो एक बहुत बड़ी मुद्रा, कई मिलियन जो मुद्रा है उसकी, जो 15,000 रुपये की मुद्रा है, समझ रहे हैं, वो 15,000 की मुद्रा उसकी, उसको वापस नहीं मिलेगी, उसको जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि आप हार गए हैं, ठीक है, ये खर्चा हो गया आपका, ठीक है, समझ रहे हो। संविधान के अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पहले से निर्वाचित हो चुका है तो उसे पुनः, देखो मैं आपको बता दूं, भारत में किसी भी पद के लिए जो ये खासतौर पर पॉलिटिशियन पद है, चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, उपराज्यपाल, राज्यपाल, ये जो पद हैं, मंत्री, आप कितनी भी बार बन सकते हैं, ठीक है, जब तक आप में सामर्थ्य है, पुनः आप निर्वाचित हो सकते हैं, पुनः आप बन सकते हैं। इसको बस ऐसे याद कर लेना, ठीक है, ऐसा नहीं है एक बार है, आप कितनी बार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा डायग्राम शो किया गया है ताकि आपको समझ में आ सके, लेकिन मैं छोटा करके आपको दिखा रहा हूँ। आई होप मैं एक एक करके बात करूँगा। देखिए यहाँ पर है राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है। अच्छा, राष्ट्रपति कौन कौन सी क्षमादान शक्तियाँ हैं, आइए एक एक करके मैं बात कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले आता है सर, आप देखो कि कम्युनिकेट करता है, मतलब लघुकरण,
लघुकरण कैसे कर सकता है राष्ट्रपति, इसको देखिए। मतलब क्या है, लघुकरण का मतलब है किसी जैसे कठोर प्रवृत्ति का दंड है तो उसकी जगह क्या कर देंगे, हल्का दंड दे देंगे। जैसे आप देखो कठोर कारावास है तो साधारण कारावास में मृत्युदंड को क्या कर सकते हैं, आजीवन कारावास में बदलने का जो अधिकार है वो लघुकरण में आता है, इसको बोलते हैं कम्युनिट। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति को यही अधिकार दिया गया है। उसके बाद होता है रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है, आप देखोगे जिसको बोलते हैं परिहार करना। क्या होता है सर, परिहार। परिहार में क्या होगा, इसको जरा देखिए। मतलब दंड के आदेश की प्रकृति को बदल देना। दंड मात्रा आप देखोगे मात्रा को कम कर देना, जैसे कि 5 वर्ष का कठोर कारावास है तो उसको कम करके 2 वर्ष कर दो, ठीक है, और कठोर कारावास को परिवर्तित कर दो। ये चीज़ें इसके अंतर्गत रखी जाती हैं। उसके बाद आप देखोगे आता है आपका पैराडन। अब देखो पैराडन क्या है सर, इसमें क्षमा कर दिया आप, बिल्कुल एकदम। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति को ही यह अधिकार है कि वो किसी की मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना सर, इसको पूछा जाता है, क्वेश्चन बन जाता है निम्नलिखित में से राज्यपाल की शक्ति और राष्ट्रपति की शक्तियों की कभी कभी मैच द फॉलोइंग करके कंपेयर करवा लिया जाता है। तो मृत्यु दंड को बिल्कुल क्षमा करने का मतलब उसको निलंबित करके एकदम से क्या कर देगा, पैराडन बिल्कुल घर भेज देगा कि बस में बैठो और घर जाओ। ये अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। राज्यपाल क्या कर सकता है, किसी को अगर मृत्युदंड है तो उसको आजीवन कारावास में बदल देगा, लेकिन माफ़ नहीं करेगा। राज्यपाल के पास में ये अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार है। ठीक है, चलिए इसका अर्थ क्या है, जैसे अपराधी को दंड या फिर दंडादेश की पूरी तरह से मुक्त कर देना। देखिए पूरी तरह से इसमें बोल दिया गया है सर, पूरी तरह से क्षमा कर देना, या सिर्फ दंड समाप्त नहीं होता है बल्कि दोष सिद्धि अपराधी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जिसका उससे कोई अपराध किया नहीं था। मतलब एकदम उसको क्लियर कट कर दिया, मतलब आपने कुछ नहीं किया है, आप जाओ, आपकी जो क्लीन चिट कर दी गई है, आप चाहिए और एकदम से अपना काम कीजिएगा, उसकी बात होती है सर। आप देखोगे रिप्राइव, अगर हम देखें रिप्राइव में जिसको बोलते हैं परिविलंबन। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। ठीक है, चलिए किसी को मृत्युदंड है उसको क्या कर दिए हैं, निलंबित कर दिए हैं, रोक दिए हैं थोड़ा सा। रिस्पाइट मतलब जो ब्राम है सर, ब्राम लगा दिए, किसी को फांसी की सज़ा देनी थी, रोक दो भाई, ब्राम लगा दो, ठीक है, उसकी बात करता है। मतलब कि इसका अर्थ क्या है, जैसे दंड पाए हुए व्यक्ति विशिष्ट आप देखोगे अवस्था के कारण उसके मृत्युदंड को कठोरता को कम करना, जैसे गर्भवती स्त्री के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना। इसका एक आपको एग्जाम्पल बता दूं, शायद आपने सुना भी होगा, शबनम वाला केस आपने सुना है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में घटित था ये। शबनम सलीम का केस था, उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया था, कुल्हाड़ी से काट दिए थे, छोटे बच्चों को भी मार दिया था और कुल्हाड़ी फेंक दी थी। ठीक है, तो उसको क्या था, वो पेट से गर्भवती थी, ठीक है, गर्भवती महिला थी वो, तो पेट से थी, तो इसलिए उसको फांसी की सज़ा नहीं दी गई। उसके बाद में आप देखोगे 2021 के आसपास ये चर्चाओं में आया कि उनको फांसी दी जाएगी और भारत की ऐसी पहली महिला होगी जिसको फांसी दी जाएगी, स्वतंत्र भारत की। ठीक है, तो फिर उसको रोक दिया गया, उसके बच्चे ने PLI डाल दी, राष्ट्रपति से, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, उसने सीधी डाली थी, राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि माई बाप है आला हकीम, प्लीज़ मेरी मम्मी को फांसी की सज़ा मत दीजिए, नहीं तो मैं अनाथ हो जाऊंगा और मेरा इस दुनिया में उनके सिवा कोई और नहीं है। तो उसने ऐसे गुहार लगाई, तो उनकी आप देखोगे फांसी की सज़ा को रोक दिया गया है। ठीक है, आजीवन कारावास में बदल दिया गया है कि क्योंकि पहले बच्चा छोटा था तो नहीं लगा सकते थे, पेट में था तो भाई जिसने कृत्य किया है उसकी जगह आप उसके बच्चे को सज़ा नहीं दे सकते। दूसरी बात, आपको ये अधिकार नहीं दिया है किसी कानून ने कि आप किसी के बच्चे को अलग कर सकें या फिर किसी बच्चे को उसकी माता से आप अलग कर सकें, ये अधिकार आपको नहीं दिया गया है। आइए उसके बाद आप देखोगे राष्ट्रपति को कुछ वीटो भी शक्ति दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति को कुछ वीटो शक्ति की गई है। आर्टिकल की अगर हम बात कर लें, एक आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 111, कौन सा है, आर्टिकल 111 में वीटो शक्ति दी गई है। और ये क्वेश्चन आप देखोगे, ये क्वेश्चन खास तौर पर किया भी गया है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, UPSC ने तो क्वेश्चन पूछा है, स्टेट PCS ने भी क्वेश्चन पूछा है। राष्ट्रपति आप देखोगे ये पूछा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति की सिमिलर कुछ चीज़ें पूछ करके पूछी हैं। ठीक है, तो उसमें था विशेषाधिकार, जो वीटो शक्ति है वो भारत में नहीं है, वो आपको कहाँ पर मिलेगी, वो आपको खास तौर पर आप देखोगे तो अमेरिका में है। ठीक है, आइए कौन कौन सी शक्ति है इनको देख लीजिएगा। 3 तरह की शक्ति हैं, एक है अत्यंत वीटो शक्ति, जिसमें आप देखोगे क्या है, विशेषाधिकार वीटो शक्ति और निलंबकारी वीटो शक्ति और जैविक वीटो शक्ति। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए
पहला आता है अत्यंत वीटो शक्ति। इसमें क्या होता है कि जो विधायिका है उसके विधायिका के द्वारा पारित विधेयक को पुनः खारिज कर सकता है राष्ट्रपति। अत्यंत वीटो शक्ति, मान लीजिए दोनों सदनों ने क्या किया है, पारित किया है, पारित करके राष्ट्रपति का सिग्नेचर मांगने के लिए भेजा, राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, उसको सर पुनः आप देखोगे वापस भेज दिया, खारिज करके ही जाओ, इस पर विचार विमर्श कर लीजिएगा। उसके बाद आता है विशेषित आप देखोगे वीटो, मतलब इसमें क्या होता है, ऐसी शक्ति विशेष बहुमत से विधायिका द्वारा खारिज कर दिया जा सकता है। तो ये और ये एक सी हैं, एक तो अत्यंत वीटो और विशेषित वीटो बिल्कुल सिमिलर एक शक्ति के रूप में दिखती हैं। लेकिन निलंबकारी वीटो शक्ति क्या है? निलंबकारी वीटो शक्ति में कार्यपालिका के जो कहीं ना कहीं प्रमुख के द्वारा आप देखोगे वीटो विधायिका पुनर्विचार के लिए साधारण बहुमत से पुनः वापिस करके उसको खारिज कर सकता है। जैविक वीटो शक्ति आप जेब में रख लेगा, उसको पारित नहीं करेगा, उसको रोक लेगा, उसको उस विधेयक को आप देखोगे रोक करके काम कर लेगा, अपने पास रख लेगा। ऐसा पहली बार एक ही राष्ट्रपति हुए हैं, ज्ञानी जैल सिंह ने, ठीक है, आप देखोगे रख लिया था अपने पास। मतलब कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा आप देखोगे विधेयक पर स्वीकृति या अस्वीकृति की प्रक्रिया की बजाय अपने पास पड़े रहने देता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 111 में उपबंध है कि जब संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। वह क्या कर सकता है, वह उस विधेयक को अनुमति की घोषणा दे सकता है, उसके साथ साथ आप देखोगे वह उस विधेयक को अनुमति देने से घोषणा कर सकता है, नहीं दे सकता। एक तो है 3 है, एक तो घोषणा दे सकता है अनुमति, एक अनुमति नहीं दे सकता है, और क्या कर सकता है, वह विधेयक को यदि धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये ध्यान रखना, अगर धन विधेयक नहीं है तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, किंतु पुनर्विचार के पश्चात पारित विधेयक पर अनिवार्य रूप से अनुमोदन की शक्ति आपको करना ही पड़ेगा सर अनुमोदन। धन विधेयक क्योंकि ऐसा है कि धन विधेयक खास तौर पर राष्ट्रपति के विचार विमर्श से ही लाया जाता है, तो इसलिए राष्ट्रपति से ये अपेक्षाएं की जाती हैं कि वो उस पर स्वीकृति देंगे ही देंगे, ठीक है। और धन विधेयक को अंतिम जो मोहर लगाते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको ये अधिकार दिया गया है। स्पष्ट हो गया। वह बिना कोई निर्णय किए विधेयक को अपने पास रोक कर भी रख सकता है, क्योंकि विधेयक पर अनुमति देना या न देने का कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई गई है संविधान के अंतर्गत, ठीक है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य अनुमति देनी होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। राष्ट्रपति की पदावधि की बात कर लें तो अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से कितने वर्ष तक रखता है सर? 5 वर्ष की अवधि तक रहेगा। 5 वर्ष से पहले वो खारिज कर सकता है। पदावधि 2 प्रकार से आप देखोगे समाप्त हो सकती है, या तो उसने स्वयं त्यागपत्र दे दिया हो, ठीक है, या तो स्वयं उसने त्यागपत्र दे दिया हो, राष्ट्रपति जैसे उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र दे दें, या फिर आप देखोगे अतिक्रमण करने पर अगर आर्टिकल 61 के अनुसार उन पर रीति से महाभियोग चलाया गया, तब ऐसी चीज़ें होती हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। देखो कैसी प्रक्रिया है, ये पूछा जा सकता है सर कि महाभियोग जो है वो कैसी प्रक्रिया है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के रूप में है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान पद से हटाया जा सकता है। 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संबंधित उपबंध निम्नलिखित दिए गए हैं। मतलब क्या है, अगर राष्ट्रपति महाभियोग चलाना चाहते हो आप, तो आपको भैया 14 दिन पहले उनको सूचना दे देनी है, पहली बात। दूसरी बात, ये लोकसभा में आप लाते हैं तो उसमें आपको 100 अनुमोदन की आवश्यकता होगी, प्रस्तावक आपकी सहमति करें 100 व्यक्ति ऐसे, ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं MP, और राज्यसभा में 50 की है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सर्वप्रथम संसद का कोई सदन आप देखोगे राष्ट्रपति पर संबंधित अतिक्रमण का आरोप लगाए, इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे आप देखोगे रिसोल्यूशन के रूप में होना चाहिए, एक संकल्प हो, 14 दिन पूर्व उसको सूचना दे दो, और सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/4, कितना याद रहेगा, 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर लिखित एक प्रस्ताव पारित हो, सदन की कुल सदस्यता का कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित हो, और दूसरा सदन उस पर आरोप का अन्वेषण करेगा तथा राष्ट्रपति स्वयं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना जवाब रख सकेगा। यदि संकल्प पूरे सदन ने आरोप सिद्ध होने के बाद और पूर्ण बहुमत से आप देखोगे क्या कर दिया है, बहुमत से 2/3 से उसको पारित कर दिया, तो संकल्प पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र दे देगा, पद से हट जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं, बताइए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? बिल्कुल सर क्लियर हो गई। आगे आइए, अब बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति, क्योंकि सर ये क्विक रिवीजन क्लासेस है,
डेप्थ में हम चीज़ें नहीं जा सकते। अगर राष्ट्रपति ही पढ़ेंगे तो लगभग 2 से ढाई 3 घंटे की क्लास हो जाएगी। आप कहेंगे सर आप तो मेंस की तैयारी करने लगे। जैसे आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, हम मेंस का आपको एकदम क्लास बोर्ड पर आपके साथ में हाथ लेक्चर के दिखाएंगे, बताएंगे और हम भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन अभी शुरुआत है सर, इस शुरुआत को एंजॉय कीजिए। और मुझे लगता है इससे अच्छा आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। कॉस्टली आपको फ्री मिल रहा है इतना सब कुछ, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब को पहले देखा जाना, कहीं पर मैराथन दे दी गई है 8-8 10-10 घंटे की। सर मत कीजिएगा। मैराथन से आपके स्मृति में 2 घंटे जाता है। 2 घंटे के बाद, क्योंकि मैंने स्वयं की हैं, तो 2 घंटे के बाद चीज़ें नहीं रहती है। फिर उसमें आप पूर्ति के लिए पढ़ते हैं कि हमने मैराथन कर ली है, आपके माइंड से कुछ संतुष्टि होती है, लेकिन चीज़ें इतनी कवर नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्विक रिवीजन आपको पढ़ना चाहिए, शॉर्ट वे में चीज़ें। एक ये आपको हम इसमें एक तरीके से पॉलिश लगा रहे हैं आपने, क्योंकि अब तक चीज़ें पढ़ी हैं, पिछले 1-2 साल से आप पढ़ रहे हैं, तो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, अब आपको पॉलिश लगाया जा रहा है। और ये क्लासेस आपको कई ऐसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर आप तत्कालीन वनडे एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो आप इन क्लासों को ज़रूर एंजॉय कीजिए। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए, अपने जवाब दीजिए, आपको कंटेंट कैसा लगता है। चलिए, उपराष्ट्रपति की अगर हम बात कर लें, उपराष्ट्रपति आप देखोगे राष्ट्रपति का भाई है सर उपराष्ट्रपति। इनके बारे में क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब जरा समझना, बड़ा रोचक तथ्य है। देखो, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के वेतन भत्ते नहीं मिलते हैं, पहली बात। भारत का उपराष्ट्रपति होता है। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसका सदस्य नहीं होता है। उसको जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो उपसभापति के मिलते हैं, सभापति के मिलते हैं, ठीक है। सभापति के मिलते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन के मिलते हैं। ये बड़ा रोचक तथ्य है, समझ रहे हो। जिसका सदस्य नहीं है उसके आप देखोगे चेयरमैन है, जिसका वो सदस्य है उसको वेतन भत्ते नहीं मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, श्री आदरणीय जगदीप धनखड़ जी हैं वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है? महामहिम राष्ट्रपति महोदया, आप सभी जानते हैं, भारत की पहली ट्राइब हैं सर ये, ठीक है। संथाल जनजाति को बिलोंग करती हैं और उड़ीसा के रहने वाली हैं, ठीक है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। चलिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए? देखो, इसके लिए योग्यताएं क्या हैं? भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उसके साथ साथ आप देखोगे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता पूरी करता हो। आइए थोड़ा सा निर्वाचन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं क्या है। देखिए, अनुच्छेद 66 में आप देखोगे 1 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से मिलकर के बना होगा। इलेक्टेड आप देखोगे कॉलेज इसमें होगा, ठीक है। और इसमें नॉमिनेट और आप देखोगे ये दोनों सदस्य होते हैं। इसका निर्वाचन भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की मत पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होगा। उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के लिए अपनी उम्मीदवारी को पेश कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये अवधि 5 वर्ष की होती है। 2 आधारों पर इसकी अवधि को पहले ही विमुक्त हो सकता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे त्यागपत्र दे दे, या फिर उस पर जो सदन है, ठीक है, दूसरा उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, जैसे महाभियोग की प्रक्रिया है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, ये पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति को लेकर के किस में शपथ की बात की गई है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे 55 में, ठीक है, सॉरी 65 में बताया गया, ठीक है। 66 और 65 में बताया गया। चलिए, अब आता है प्रधानमंत्री। देखो सर, पहली बात तो प्रधानमंत्री की जो बात कर लें, प्रधानमंत्री शब्द को परिभाषित संविधान के अंदर नहीं किया गया है, लेकिन जो ये प्रधानमंत्री हैं ये आप देखोगे कैबिनेट मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं सर, ठीक है, जो प्रधानमंत्री होते हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रपति भारत का वैधानिक मतलब डी ज्यूर प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक डी फैक्टो है सर, ठीक है। वैधानिक जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है और वास्तविक क्या है? प्रधानमंत्री है, ठीक है। नेशनल स्तर पर जितने भी इंटरनेशनल स्तर पर काम होते हैं उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है। किसी के साथ में हम व्यापार जो भी किस तरीके से एग्रीमेंट करते हैं तो राष्ट्रपति आपने देखो वो संबोधित करते हैं। और यदि आप देखोगे और यदि नेशनल स्तर पर होता है तो प्रधानमंत्री उसमें शामिल होते हैं। औपचारिक दृष्टि से भारत में राज्य का प्रधान
आप देखोगे राष्ट्रपति है, जबकि सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। इट्स क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 में संविधान के अनुच्छेद 75 में एक में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। मतलब कहेंगे प्रधानमंत्री XYZ व्यक्ति को एक मंत्री बनाना है, इसको जल विभाग का, इसको बिजली विभाग का, इसको पर्यावरण विभाग का, इसको विदेश मंत्री, इसको आप देखोगे संचार विभाग का, इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दो, इसको बाल विकास मंत्रालय बना दो, इसको महिला एवं बाल विकास बना दो, इसको आप देखोगे पंचायत राज का, इसको ठीक है डैश कॉमर्शियल मिनिस्टर बना दो, और इसको आप फाइनेंस मिनिस्टर बना दो। ऐसे ही होता है, इसको होम मिनिस्टर बना दो। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार प्रधानमंत्री, आप देखोगे मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद अपना पद धारण करते हैं। कौन? जितने भी मंत्री होते हैं 75(2) के अनुसार वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति के अनुसार वो अपना पद धारण करते हैं। आपने देखोगा मैं संविधान की जो शपथ लेता हूँ वगैरह वगैरह लेते हैं ना शपथ। यहाँ राष्ट्रपति के प्रसाद आप देखोगे का अर्थ है कि प्रधानमंत्री के प्रसाद से प्रधानमंत्री अपने मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। यदि वह त्यागपत्र ना दे तो राष्ट्रपति की सिफारिश कर उससे आप देखोगे मंत्री पद से हटवा सकता है। अगर मान लीजिए किसी मंत्री अड़ गया, मैं नहीं हटूंगा, तो ऐसी स्थिति में भैया राष्ट्रपति आएंगे, उससे अपना प्रसाद जो दिया था वो ले लेंगे कि अब बोलेंगे हटो, चलो अब बस हो गया। ठीक है, तो ये शक्ति है सर, और ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? केवल प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। ठीक है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों का अध्यक्षता कौन करता है सर? देखो, एक होती है मंत्रिमंडल, एक होती है मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, मंत्रिपरिषद एक बड़ी होती है, इसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं। ठीक है, और आप देखोगे अध्यक्ष प्रधानमंत्री करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करे, और राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगता है तो वो उसको जानकारी भी दे दे, उपलब्ध करा दे, मुहैया करा दे। ठीक है, चलिए सर। उसके बाद आता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। क्या आता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद आता है। आइए देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख आप देखोगे प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का एक उपबंध किया गया। मंत्रिपरिषद जो है इसको बोलते हैं सर कैबिनेट मंत्री, यही होते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल बड़ा होता है और मंत्रिपरिषद छोटा होता है, इसमें गिने चुने मंत्री होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल को बड़ा समूह होता है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल से बड़ा समूह होता है। मंत्रिमंडल होता है कैबिनेट, केवल प्रमुख मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल देखिए जो मैंने आपको बताया, जो मंत्रिमंडल है कैबिनेट मंत्री होते हैं, और इसमें आप देखोगे केवल प्रमुख मंत्री इसमें शामिल होते हैं, जबकि जो मंत्रिपरिषद है इसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं। तो मंत्रिपरिषद एक बड़ी टर्मोलॉजी है, और जो मंत्रिमंडल है छोटा सा, मतलब छोटा सा, गिने चुने 4-5 सदस्य इसके अंदर होते हैं, मंत्री होते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद एक बड़ी परिषद है, दूर तक फैली हुई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन दोनों का ही जो प्रधान है, जो अध्यक्ष है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री होते हैं, सॉरी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, उसके बाद में आता है आपका मंत्रियों के विभिन्न स्तर क्या हैं। देखो मंत्री हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं सर, ये पूछा गया। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, और कैबिनेट मंत्री के साथ में एक आपको राज्य मंत्री होते हैं, और एक होते हैं जो कि उप मंत्री होते हैं। अब ये 3 स्तर पर रखा गया है उप प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, आप देखोगे एक तो होते हैं आपके जिसको बोलते हैं हम कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री, और एक होते हैं आपके उप मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये सबसे ऊपर होते हैं, क्रीम होती है, और जो राज्य मंत्री होते हैं ये असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्रियों को ऊपर बुला लेंगे। वहीं जो उप मंत्री होते हैं ये राज्य मंत्रियों के लिए असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। मतलब एक दूसरे की तरह एक ट्रायंगल है सर, ये मैं आपको बता दूं क्या है। ये वाला ट्रायंगल है। यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, यहाँ पर जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं, यहाँ पर जो आपके उप मंत्री होते हैं वाई, ठीक है, मिनिस्टर होते हैं। क्लियर? चलिए, कैबिनेट मंत्री आप देखोगे कैबिनेट शब्द का मूल संविधान नहीं था। देखो मूल संविधान में नहीं था, बल्कि ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया, और अब अनुच्छेद 352 में शामिल कर लिया गया है। यह देखो पूरे संविधान में आर्टिकल 352 में आपको कैबिनेट शब्द मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आपातकाल की है ना वहाँ पर इमरजेंसी, और इमरजेंसी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के कहने पर करता है जब वो विधेयक को पारित करवा देते हैं, सुझाव देते हैं। क्योंकि आपातकाल लागू करने संबंधी सिफारिश पर मंत्रिमंडल
के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की बाध्यता आरोपित कर दी गई है, क्योंकि इसलिए वहाँ पर अब शब्द को परिभाषित किया गया है, ये बाध्यता रख दी गई है। उसके साथ साथ कैबिनेट मंत्री के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, मंत्री होते हैं। वे अपने विभाग या मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। राज्य मंत्री, उन्हें कैबिनेट मंत्रियों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। इनकी 2 श्रेणियां होती हैं। अब देखिए कौन कौन सी 2 श्रेणियां होती हैं। स्वतंत्र प्रभाव वाले ये मंत्री होते हैं, बिना स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभाव का मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है, जबकि बिना स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है। इन सब के अलावा उपमंत्री सर, उपमंत्री की बात कर लें तो उपमंत्री में इसको बोलते हैं जूनियर, मतलब एक तरह से उपघनिष्ठ मंत्री होता है, जो किसी कैबिनेट मंत्री अथवा स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री के अधीनस्थ कार्य करता है असिस्टेंट के रूप में। फिर आता है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री क्या है सर? भारत में पहले उप प्रधानमंत्री और अंतिम उप प्रधानमंत्री एक ही बने हैं, पटेल जी थे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। यह एक संविधानेतर पद है। कैसा है? संवैधानिक पद नहीं है, संविधानेतर, संविधान से इतर एक पद है। ठीक है, इसकी संविधान में चर्चा नहीं है। पहली बात, सामान्यतः यह एक वरिष्ठ प्रभावशाली मंत्री होता है जो कि प्रधानमंत्री के समान प्रभाव रखता है। सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के रूप में इनको बनाया गया था। इट्स क्लियर या नो? क्लियर। उसके बाद आता है सर किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट, ये आप देखोगे शब्द जो आया है ये भारत से नहीं है, ये ब्रिटेन का शब्द है। मतलब ऐसे मंत्री जो मंत्रिमंडल में होते हैं कि वो प्रधानमंत्री के किचन तक पहुंच जाए, उनको रोक टोक ना हो, उनको बहुत सारी इजाज़त ना लेनी पड़े, वो सीधे डायरेक्टली मूव करें, प्रधानमंत्री से बात करनी है तो वहाँ तक वो पहुँच सकें। ठीक है, उन आप देखोगे प्रभावशाली मंत्रियों का समूह होता है जिनसे प्रधानमंत्री ज़्यादातर सलाह मशवरा करते हैं। यह शब्दावली राजनीतिक आप देखोगे विश्लेषकों के द्वारा इजाद की गई है। गठबंधन की राजनीति के दौर में किचन कैबिनेट की धारणा और ज़्यादा प्रासंगिक होती चली गई। ठीक है, क्योंकि भाई उसमें बहुत सारे होते हैं, कौन सा मंत्रालय रूठ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ सहज नहीं होता है, इसलिए किचन कैबिनेट को लाया गया। उसके बाद आता है मंत्रियों के दायित्व कुछ होते हैं सर, उसको भी देखिए। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है सर अनुच्छेद 75(3) के तहत, क्योंकि उनके अनुसार मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, जो मंत्री होते हैं, ठीक है, जो मंत्री होते हैं वो मंत्री आप देखोगे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपने देखोगे जब क्वेश्चन हावर होता है तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखिए डिबेट मैं जो बता रहा हूँ आपको, उनसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उनसे पूछते हैं कि महोदय आपकी सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, फलाना ढिमकाना डैट डैट डैश। ठीक है, बताते हैं कि नहीं। उसके साथ साथ आप देखोगे ये सामूहिक रूप से होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से 2 चीज़ें बता रहे हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। इट्स क्लियर या नो? ठीक है, चलिए सर। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ है कि कैबिनेट द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मंत्रिपरिषद का सामूहिक निर्णय माना जाता है। अंततः मंत्री असहमत होने के बावजूद मंत्रिपरिषद के निर्णय के साथ रहेगा, ये इसमें रखा गया है। असहमति को अभिव्यक्त नहीं करेगा और यदि अभिव्यक्त करना चाहता है तो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर कर सकता है। मंत्री चाहे जिस भी सदन से हो, सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होगा। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है? मैंने आपको बताया 75(2) में कहा गया है, राष्ट्रपति के प्रति है। ठीक है, चलिएगा सर, क्योंकि उसके प्रसाद पर्याप्त रहता है। वह प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के प्रति और राष्ट्रपति के प्रति, दोनों चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद आता है सर अटॉर्नी जनरल। किसको? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, क्या आता है सर? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। देखिए, महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि लॉ मिनिस्टर होता है। ध्यान रखना, भारत सरकार का लॉ मिनिस्टर होता है, लेकिन ये पूर्णकालिक सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखना। और अनुच्छेद 76 में इसके बारे में चर्चा की गई है। किस में की गई है? संविधान के आर्टिकल 76 में कहा गया है कि भारत के एक अटॉर्नी जनरल होगा, महान्यायवादी होगा। बताएंगे आप कौन है? पहले थे वेणुगोपाल जी थे, आप कौन है? दूसरे हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नए बने हैं। ठीक है, आर के कुछ ऐसे करके नाम है उनका, बताइएगा। 3 अधिकारियों को विधिक अधिकारी माना गया है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, भारत का महाधिवक्ता जिसको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और भारत का अपर महाधिवक्ता जिसको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसके अंतर्गत रखा गया है। इसमें सर्वोच्च जो स्तर का होता है वो महान्यायवादी होता है।
इसको इसलिए रखा गया इस पद को कि भारत सरकार को समय रहते हुए समय समय पर राष्ट्रपति को ऐसे कानून विषयों की ज़रूरत होती है उनकी जानकारी। अब ये जानकारी कौन उपलब्ध कराएगा? तो राष्ट्रपति को। आप देखोगे महान्यायवादी एक ऐसा विशेषज्ञ जो योग्यता रखता हो इन सब की, ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मतलब कभी देखो आपको लॉ के बारे में, संविधान के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करेगा और ऐसा परिश्रम प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति उसके लिए निर्धारित करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें इसमें रखी गई हैं। अगर इसकी पावर की बात कर लें, जो शक्तियाँ इसमें दी गई हैं कौन कौन सी हैं? संविधान के अनुच्छेद 73(3) के अनुसार महान्यायवादी अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। लोकसभा, आप देखोगे वो लोकसभा में एक तो पार्टिसिपेट कर सकेगा संसद के तहत एक सदस्य के तहत। उसके साथ साथ आप देखोगे ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और लोअर और सब जो कहीं ना कहीं कोर्ट हैं उनमें भी ये पार्टिसिपेट कर सकेगा, ठीक है। इसको ये है। उसके साथ आप देखोगे अनुच्छेद 88 में कहा गया है, किसमें? अनुच्छेद 88 में, कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या फिर दोनों सदनों की बैठक तथा संसद की किसी भी समिति जिसका वह सदस्य है का कार्यवाही में भाग लेने वाले और बोलने का अधिकार होगा। हालांकि उसे मत देने का अधिकार नहीं है। वो क्या कर सकता है? बोल सकता है, ठीक है। मत नहीं दे सकता है, भाग ले सकता है संसद के दोनों सदनों में जिसका वो सदस्य है, ठीक है, जिस समिति का सदस्य है उस समिति में। उनके साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 105(4) में बताया गया है 1054 क्लोज नंबर, उसके अनुसार महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी उन्मुक्तियां व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और इसके जो वेतन भत्ते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा समय रहते हुए निर्धारित करे जाते हैं। ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पूर्णकालिक सदस्य नहीं है, ये ध्यान रखना है सर इसका, कभी आप बोले निजी हैं। फिर आता है भारत का महाधिवक्ता, इसको बोलते हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महाधिवक्ता। आप हिंदी में बोलो भारत का महाधिवक्ता, ठीक है। SGI कर दो इसको, ठीक है। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। महाधिवक्ता भारत सरकार का दूसरा विधिक अधिकारी होता है जिसका प्रमुख कार्य होता है, देखो ये जो बनाया गया है, ये एक महाधिवक्ता महान्यायवादी के नीचे काम करेगा, ठीक है, उसके असिस्टेंट के रूप में, ठीक है। ध्यातव्य है कि महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद, ठीक है, जो महान्यायवादी है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है सर। और पहले कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे, ठीक है। महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर के एक स्टैट्यूटरी है, एक वैधानिक पद है। इसको मात्र वैधानिक पद, स्टैट्यूटरी पद बनाया गया ताकि ये नीचे काम कर सके। ऐसा ही भारत के अपर महाधिवक्ता की नियुक्ति महाधिवक्ता की सहायता करने के लिए की गई है और यह भी एक वैधानिक पद है। कौन सा? महाधिवक्ता, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका जिसमें हमने बात की इस क्लास के अंदर जो आपकी कार्यपालिका थी उसके बारे में मैंने आपसे ओवरऑल चीज़ों को देखा, ठीक है। कल की जो क्लासेस होगी उसमें हम विधायिका के बारे में आपसे परिचर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली पॉलिटी की क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगा कर पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में। आप जितना इस चैनल को, अपने परिवार को, क्योंकि आपका परिवार है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, जितना हो सकेगा इसको एंजॉय कीजिए। और ऐसा कंटेंट मुझे लगता है आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। मैंने देखा है 2 क्लासेस करी उसके बाद में भूल गए, 3 क्लासेस करी, क्योंकि सर ये कोर्स है कॉम्प्रहेंसिवली, ये बहुत महंगा कोर्स है। मैंने इस कोर्स को परचेज़ किया है सर, मैंने कोचिंग इंडस्ट्री से परचेज़ किया है, कोचिंग से सर, इंस्टीट्यूट से। मोल देते हैं सर, आप देखोगे 30,000, 40,000, 50,000 ले लेते हैं आपसे, तब आपकी प्रीलिम्स की तैयारी कराते हैं। और यहाँ पर आपको मुफ्त और निःशुल्क बिल्कुल वही फॉर्मेट में तैयार की जा रही है जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाता है एक टीचर के द्वारा। मैं भी एक टीचर हूँ, आप भी एक स्टूडेंट्स हैं, आप भी टीचर बन सकते हैं। आपके अंदर वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। खैर, ये सब विषय हैं। चलिए मिलते हैं, समय ना गवाते हुए एंजॉय कीजिए, लाइव कीजिए। आप सभी को मेरी ओर से सावन की और शिव तेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव शंभु आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाएँ। सब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।